और व्हीकल का यूज कम करिए। ओजोन लेयर में छेद हो जाएंगे पोल्यूशन से, वो नुकसान करेगी। फिजिकली फिट रहिए। ये कहते हैं कि आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, थोड़े छोटे काम के लिए पैदल जाना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे, हमारे भी ग्रोथ अच्छी होगी, और हम लोग बहुत आपके लिए थैंकफुल होंगे जब आप पोल्यूशन को कम कर देंगे। पैसेज में पोया में किसी को प्रॉब्लम है तो यस भव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ। भव्यांशी गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। इफ यू आर नॉट, हाँ बोलिए। मैम वो है ना A1 एंड A2 आप वापस करवा सकते हो या फिर आपने यूट्यूब पर डाल दी, क्योंकि मैम कल नहीं यूट्यूब पे था। जब सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे तब मैं डाल दूंगी। ये 10 के बाद यूट्यूब पर डलेगा, या तो आप अपने फ्रेंड से ले लीजिए। इजी है। फर्स्ट का आंसर है A1 का D, सेकंड का है C, थर्ड का है D, फोर्थ का है C, और बी का फिफ्थ का है B। ओके मैम। और इसके सेंटेंसेस हैं A2 के, किसी भी फ्रेंड से शेयर कर लीजिए, या फिर एक दो दिन रुकिए, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। ओके मैम। Lower your hand once your question is completed. Okay, then go for question answers of A3. मैंने आप लोगों को ये होमवर्क के लिए दिया था, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने किया हो, बिकॉज आप सब बात मान लेंगे मेरी, ऐसा पॉसिबल कम है। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। A1 हम कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस करने में फिर से बोल दूं कि इन अनसॉल्व पैसेजेस के सारे क्वेश्चंस हमको बुक में ही करने हैं, ये कॉपी में नहीं करना है। So question number 1, the current poem who writes to whom? Yes. अब यहाँ पर क्या होगा, या तो ग्रामर में प्रॉब्लम है, आदित्य आंसर राइट है। यहाँ देखिए राइट्स लिखा है, वर्ब देखिए राइट्स, तो अब आंसर में भी क्या होना चाहिए, राइट्स ही आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का। द द पोएट राइट्स अ लेटर टू ग्रोन अप फ्रॉम द चिल्ड्रन। ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने लिखा है द चिल्ड्रन राइट द पोएम टू ग्रोन अप्स या एडल्ट, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ऑथर वांट टू से इन द पोएम? पोएम में ऑथर कहना क्या चाहता है? Who will tell me the answer? Kindly raise your hands. एक, हाँ आपका कॉन्सेप्ट तो सही है, पर आई वांट अ कंप्लीट सेंटेंस। सॉरी, I want a complete answer. So only 2 students have raised their hands. So let's see. Ankita, please unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, can I tell? Yes, beta. Ma'am, the children want to say leave all the flowers there and do not cut down the trees. नहीं, ये तो आपने पोएम की लाइन ली, इसमें आपको आधा नंबर मिलेगा अगर आपने सिर्फ यही लिखा तो। वो ये कह रहा है कि ऑथर बच्चों के जरिए कहना क्या चाहता है। लोअर डाउन योर हैंड अंकिता। काविश, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, author wants to tell by the children that do not cut the trees because they give the oxygen. Ma'am, he was telling that save the trees and do not use vehicles from. वेरी नाइस, आई गॉट द कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अब ईशांत, आई विल नॉट आस्क यू। पवन, one more student and then we'll go to next question. Unmute your करिए बेटा पवन। यस मैम। हाँ, आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा है the author want to say that do not cut trees because they give us oxygen and do not
cut the flowers because they are food to bees, and do Very not nice. use vehicles for short distances. Yes, ठीक है. Very nice. Thank you. All the three answers were right. देखिए, मैंने लिखा है author wants to say that we should not cut the trees, comma, reduce pollution and to become physically more active. वो ये भी चाहता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो भी फिजिकली एक्टिव रहें, to stay more healthy, to be more fit. पेड़ नहीं काटना है, पोल्यूशन कम करना है और फिजिकली एक्टिव होना है. तीनों पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं जो बच्चे चाहते हैं कि एडल्ट्स करें. क्वेश्चन नंबर 3, when would the children be grateful to the grown ups? छोटे बच्चे कब थैंक यू बोलेंगे बड़े लोगों को? ये क्वेश्चन है. कौन बताएगा? Raise your hands. Kavish, you've already tried. पवन, आप भी बता चुके हैं? नहीं बताया? पवन and कृष्णा, lower your hand. जो बच्चे आंसर दे चुके हैं वो नहीं करेंगे. कविश, आप दे चुके हैं. आदित्य गंगवानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य गंगवानी, quickly unmute yourself. Since nobody else is answering, मैं बता देती हूँ. बच्चे कब खुश होंगे? जब ये सारे जो भी अपन ने क्वेश्चन 2 में बताया वो सब काम हो जाएंगे. Children would be grateful to grown-ups when there would be fresh air, no global warming, and the sky would be clear and blue. Fourth question देखिए, write the rhyming scheme of the poem. फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि वो टाइटल है. यस आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ABCD. ABCD नहीं है बेटा इसमें. इसका पैटर्न है ABAB. देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, डियर ग्रोन अप्स, ये तो टाइटल है. देखिए डियर ग्रोन अप्स, ये तो टाइटल है ना? तो इसको तो आप हटा दीजिए. अब सेकंड लाइन को हमने फर्स्ट लाइन माना है. इसका लास्ट वर्ड देखिए देयर, और फिर थर्ड देखिए एयर, सेकंड लाइन देखिए ट्रीज, और फिर फोर्थ लाइन देखिए बीज. उसके बाद है कार, एक लाइन छोड़ के देखिए फार. पीछे वाला वर्ड देखिए एवरीवेयर, फिर है एटमॉस्फेयर. मतलब A B पैटर्न चलता जा रहा है. CD होता तब जब थर्ड लाइन अलग होती और फोर्थ भी अलग होती. यहाँ फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सिमिलर है, फिर सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन सिमिलर है. लास्ट वर्ड सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, तो इसका पैटर्न हुआ ABAB. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम? पोएम किस टाइप की है? तो इसका है रिपीटेटिव टाइप, रिपीटेशन टाइप की पोएम है, क्योंकि इसमें ये से ऐसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. देखिए तीन तरह की कई तरह की पोएम होती हैं, 10 तरह की होती हैं, पर ज्यादातर आपके जो लेवल पर आएंगी वो होती है सिंबॉलिक या मेटाफोर. और question number 3. Okay, let me quickly share my answer with you. Take a screenshot if you want to. Answer 1 है, the children write to the grown-ups या adults. Answer 2 है, author wants to say that we should not cut the trees, reduce pollution and to become physically more active. Third है, children would be grateful to grown-ups when they would be fresh air, no global warming and sky would be clear and blue. पैटर्न है इसका AB. फिफ्थ का आंसर है रिपीटेशन टाइप. जो और भी टाइप होती है, एलिट्रेशन टाइप होती है, उसमें टंग ट्विस्टर्स होते हैं, सिमिलर सिलेबल होता है. ये लास्ट के 2 लाइंस आपको नहीं लिखनी. फिफ्थ का आंसर है बस रिपीटेशन में, समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे. और होती है मेटाफोर टाइप की पोएम, जो इसको सिंबॉलिक पोएम बोलते हैं. तो आंसर सिर्फ यही है, रिपीटेशन. ये दोनों मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है. टाइप्स ऑफ डिफरेंट पोएम्स ये नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ तक का आंसर है. इज देयर एनी क्वेरी? आप इसमें अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. दिस इज जस्ट अ हिंट.
Vaibhavi, your answer was very nice. Yes, Vaishnavi, unmute yourself. Yes, Vaishnavi बोलिए। मैम क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, children would be grateful to grown-ups when there would be fresh air, no global warming, and the sky would be clear and blue. ओके मैम। Is there any other query? Now, shall we quickly go to the next? Next document, A4. A4 देखिए, ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पैसेज। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं क्या इसकी बैक स्टोरी थी। देखिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो इस पे एक टीवी सीरियल आता था, वो मैंने देखा था, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। ये है करीबन जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के भी करीबन 300 साल पहले की कहानी। एक नंद डायनेस्टी थी जिसका राजा था धनानंद। वो बहुत बड़ा डायनेस्टी थी, बहुत अमीर लोग थे, लेकिन वो बहुत क्रूअल राजा था। उसे प्रजा की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ अपने पैसे और अपने फायदे के लिए काम करता था। और जिस तरह के राजा होता है, ज्यादातर उसके जो अधिकारी होते हैं वो भी उसके जैसे हो जाते हैं, और अधिकारी वैसे होंगे तो पूरा राज्य का कल्चर भी वैसा हो जाता है। तो सबके सब बहुत लालची और दुष्ट हो चुके थे। तो वहां पर क्या था, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी, ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं थी, बस पैसे दो और काम करो। बहुत भ्रष्ट हो चुका था। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी कल्चर, कोई भी सिविलाइजेशन डायनेस्टी जब राइज करती है ना, तब फिर उस टाइम तो सब अच्छे से रहता है। बाद में क्या होता है, लोग लेजी हो जाते हैं और फिर उसमें वो जोश नहीं रहता लोगों में काम करने का। और यहाँ पे भी बहुत भ्रष्ट हो गए थे। तो उसने क्या करा, एक टीचर की इंसल्ट कर दी थी। उसका नाम था चाणक्य, और उसने प्रतिज्ञा ली थी उसके राज्य में कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, और मैं शिक्षक हूँ, और मैं अपने लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए जो राजा खुद बनाऊंगा। और सब जनों ने हंसा, उसको निकाल दिया राज्य से। उसने एक गरीब लड़के को, चंद्र नंदनी, आई डिडंट गेट द नेम, सॉरी। उसने फिर एक गरीब लड़के को पढ़ाया, मोटिवेट करा और उसको राजा बनाया। धनानंद को मार के उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और वहां से उसकी मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। ना सिर्फ उसने राजा बनाया, बल्कि छोटे छोटे प्रोविंसेस को भी जोड़ा। जितना नंद डायनेस्टी नहीं थी, उससे बड़ा किया था। वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, और आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस में उसका नाम आता है। इसके ऊपर कई किताबें भी हैं, और मैंने तो इसका टीवी सीरियल देखा था, बहुत फैसिनेटेड हुई थी मैं उसके कॉन्सेप्ट से। फिर जब ये अब पैसे शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसका वर्णन है उसने कितना बड़ा राज्य फैला लिया था। पर ये सब गाइडेंस थी उसके टीचर चाणक्य की वजह से। उसका बेटा था बिंदुसार, वो इतना बढ़िया राजा नहीं था, लेकिन जो उसका पोता था अशोक, उसने अब उस राज्य को और भी फैलाया, और भी वो आज भी अपने देश के महानतम राजाओं में से एक है, बल्कि दुनिया के महानतम राजाओं में से एक है। और उसका जो अशोक पिलर जो था, जहां जहां उसकी राज्य होता था, वहां वहां वो अपने स्तंभ गाड़ता था, पिलर गाड़ता था। आज भी जो अपने नेशनल एम्बलम है, वो राजा अशोक का ही एम्बलम अपन यूज करते हैं। आइए पैसेज देखते हैं। The Mauryan Empire, established by Chandragupta Maurya and continued by his son Bindusar, whom Chanakya also advised, and by his grandson Ashok, was beyond belief. चाणक्य की एडवाइस से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बेटे ने बिंदुसार ने, दोनों को ही चाणक्य ने एडवाइस किया था, और फिर उनका पोता अशोक
ने इतना बड़ा वो एम्पायर बनाया कि बियॉन्ड बिलीफ, मतलब सोच भी नहीं सकते, उसके भी आगे। With a population of about 50 million people, the modern empire was larger than the Mughal Empire 2000 years later, and even larger than the British Empire in India, extending in fact all the way to the border of Persia and from Afghanistan to Bengal. इतना बड़ा राज्य कर दिया था कि जो मुगलों का राज्य रहा है हिंदुस्तान पे, उनसे बड़ा उनके पास एरिया था, और फिर अपने पास ब्रिटिश रूल रहा है इंडिया में, उससे भी बड़ा एरिया था। कैसे? पर्शिया, यूरोप तक जाने वाले देश, बॉर्डर तक वहां पे फैल गया था, और अफगानिस्तान को मिलाकर बंगाल तक, मतलब वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में बंगाल तक इनका राज्य फैला हुआ था। Patliputra was about twice as large as Rome under the emperor Marcus Aurelius. Marcus Aurelius के राज्य में जब रोम की साइज थी, उससे दुगनी बड़ी साइज की इसकी राजधानी थी, जो कि थी पाटलिपुत्र। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। Chandragupta consolidated an empire and passed it down intact to his son Bindusar, about whom little was known, and to his grandson Ashok. चंद्रगुप्त ने क्या करा? पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया, मतलब बांध के रखा, ताकतवर बनाया, और उसको बिना टूटे, इंटैक्ट मतलब बिना टूटे, अपने बेटे को पास ऑन किया। बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और फिर राज्य मिला उसके पोते को, अशोक को। It was argued that the extreme measures that Chanakya advocated, and some of which Chandragupta surely must have employed, were necessary to bring order and the rule of laws out of chaos, making possible the emergence of Ashok, who is widely regarded as one of the finest king in the world history. ये कह रहे हैं चाणक्य ने एडवोकेट मतलब सलाह दी थी, बहुत एक्सट्रीम मेजर्स, मतलब ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, पॉलिटिक्स में ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो कई उसने कठोर निर्णय लिए थे, और जिनमें से ज्यादातर शायद चंद्रगुप्त ने माने होंगे। वो जरूरी था ताकि उसके जो साम्राज्य है उसमें केओस मतलब कंफ्यूजन ना हो, और एक पक्का स्ट्रॉन्ग रूल बना रहे। और इसके बाद जब अशोक हुआ तो उसने इसको बहुत ज्यादा फैलाया, राज्य को समृद्ध बनाया, और दुनिया के महान राजाओं में से एक उसका नाम है। लास्ट पैरा देखिए। आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग दैट अकर्ड ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑफ द किंगडम ऑफ कलिंग, अशोक टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड नॉन वायलेंस। अपना राज्य बढ़ाने के लिए, और भी दुश्मनी थी, तो उसके पड़ोसी राज्य था कलिंग, कलिंग पे इसने हमला किया था। और इस पे पिक्चर भी बनी है 2-3, आप कभी मौका मिले तो देखिएगा, कैसे उसने वहां पे इतना उसको गुस्सा था कि कलिंग के सारे सैनिक उसने मार डाले थे। फिर जब वो जीत चुका था, जब वो अपने युद्ध के मैदान में देखता है, तो इतने खून लाशें देखकर उसका मन विचलित हो जाता है, और वो फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है और नॉन वायलेंस पे आ जाता है। कलिंग को हराने के बाद फिर अशोक ने कोई सी भी लड़ाई नहीं करी थी, उसने नॉन वायलेंस को प्रीच किया, और उसी ने राजा अशोक ने ही बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उसने अपने एक बेटे को लंका की तरफ भेजा, अपने दूसरी बेटी और बच्चे को चाइना की तरफ भेजा। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैलाने का श्रेय राजा अशोक को ही जाता है। पहले बुद्धिज्म सिर्फ इंडिया में था, फिर खत्म हो गया था, लेकिन इसने फॉलो किया और इसने फैलाया। तो लंका में भी बुद्धिज्म है, चाइना में भी बुद्धिज्म है, इंडिया में तो खैर है ही, लेकिन इसने अपने बच्चों को अलग अलग देश में भेजकर और ये स्प्रेड करा था। He declared that in the future he would defeat only by morality or by dham, which is a प्राकृत word. उसने कहा कि अब मैं लड़ाई जब भी जीतूंगा अपने धर्म पे जीतूंगा और मोरालिटी पे जीतूंगा, मतलब अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, खून नहीं बहाऊंगा। धम्म जो शब्द है ये प्राकृतिक लिपि का वर्ड है, और इसमें संस्कृत वर्ड से मिलता जुलता इसका वर्ड है धर्म, often replaced by more familiar Sanskrit word dharma, a word meaning right conduct, duty, religion, law, social justice and responsibility. धर्म का मतलब है कि सही व्यवहार करना, कंडक्ट मतलब अपना किस तरह से आप व्यवहार करते हो, ड्यूटी फॉलो करना, रिलीजन
लॉ, सोशल जस्टिस और अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से जीने के को ही धर्म कहते हैं। धम्म और धर्म एज वाज अशोक्स ऑल इनकम्पासिंग प्रिंसिपल। सही जो आपके धर्म है उसको फॉलो करना ही अशोक का मेन जो फिलॉसफी थी वो थी। इन हिज फर्स्ट पिलर एडिक्ट ही अनाउंस्ड, for this was my principle to protect through dharma, to administer affairs according to dhamma, and to please the people with dhamma, to guard the empire with dhamma। जिस पिलर की मैं बात कर रही हूँ, जो अपन ने नेशनल एम्बलम जिसमें से कॉपी किया रहा है वो अशोक ने बनाया था, और इसने जब वो पिलर स्टैब्लिश किया था तब उसने कहा कि धर्म के अनुसार ही मैं प्रोटेक्ट करूंगा, धर्म के अनुसार ही मैं राज्य चलाऊंगा, धर्म के अनुसार ही मैं लोगों को खुश करूंगा, और वही मेरे राज्य को धर्म के हिसाब से ही चलना है। ग्लॉसरी मतलब वर्ड मीनिंग्स, कुछ वर्ड के मीनिंग्स है। कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथन, एडवोकेट मतलब सपोर्टेड, इंटैक्ट मतलब इंटीग्रल, इमर्जेंस कमिंग आउट, विटनेसिंग सीइंग, non-violence means peacefulness, all encompassing मतलब including everything or everyone। इस पैसेज में या किसी वर्ड मीनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो काइंडली रेज योर हैंड्स बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चंस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, सबको समझ में आ गई? अंश अनम्यूट योरसेल्फ। अंश देवरा। यस मैम। क्या समझ में आया बेटा इस पैसेज से? मैं कुछ भी? नो, कुछ भी समझ में नहीं आया। अशराज अशोक कौन था? Krishna, you already answered. Lower down your hand. Yes, Ishant, grandson of Chandragupta Maurya. Yes. Aditya, please unmute yourself. Yes, बेटा। मैम इसमें बताया गया कि मैम एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मैम अपना है ना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, तो उसने ना अपने है ना है ना एम्पायर दिया था। उसके बाद उसके बेटे ने ग्रैंडसन का शो मैम उसने ना लिबर्न राइट रूलर का मैम उसने बहुत ज्यादा मैम। Stop. Aditya, stop. There is a little disturbance. Stop, please. There's a little disturbance at your end. But very nice explanation. Priyanshi, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, Ashoka is the grandson of a founder of a Maurya dynasty, Chandragupta Maurya. वेरी नाइस आंसर, पर आपके दो गलतियां थी। अशोका इज नहीं है, अशोका वॉज, he died, और डिनेस्टी नहीं है, डायनेस्टी है। वेरी नाइस आंसर प्रियांशु, वेरी गुड। चलिए, फर्स्ट का आंसर हमको मिल गया। अशोका वॉज ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड सन ऑफ बिंदुसार। मैं इसके अलावा मैंने एक लाइन और लिखी है, he was one of the finest kings in the world history। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द साइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, इसको डिस्क्राइब करिए। यस पवन सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, when the population of Mauryan Empire was 50 million people, which was more than the Mughal Empire and the British government in India। वेरी नाइस। पर इसमें ना आपके एक लाइन मिसिंग है। आपको पॉपुलेशन के बारे में नहीं लिखना, उससे स्पेस बढ़ती है। आपको सिर्फ उसके जमीन के बारे में बताना है। यस जेसिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा। The Maurya Empire was larger than the Mughal Empire.
and the 2000 year later and even larger than the British Empire in India. Very nice. I'm looking for one more line. And इसमें क्या है कि देखो, जैसे अब जो बुक में जो गिवन है ना लाइन, उसमें से आप कुछ छोड़ भी सकते हो, जैसे 2000 ईयर वाली जो है फ्रेज वो छोड़ सकते हो। मैंने आंसर लिखा है इसमें, द मॉडर्न एम्पायर वाज लार्जर देन द मुगल एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके अलावा जो लाइन आपसे ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि कहाँ इट एक्सटेंड टू द बॉर्डर ऑफ पर्शिया। नंबर थर्ड, हु स्ट्रेंथन द मॉडर्न एम्पायर को ताकतवर किसने बनाया और ये मिला किसको? जैसे का यू ऑलरेडी आंसर, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। somebody else? Sudhanshu Gupta, unmute yourself. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। चंद्र, ये मॉडर्न एम्पायर किसने ताकतवर किया था? अशोका ने। नहीं बेटा, बनाया तो किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। और अशोका को ये मिला था राज्य बाद में। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हु वाज द रिसीवर ऑफ इट, वो था अशोका। वेरी गुड। इसका आंसर मैंने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य established, consolidated and strengthened the Mauryan Empire with the help of his teacher Chanakya. सेकंड पार्ट का आंसर है अशोका, his grandson was the receiver of it. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द consequences of Ashoka's Kaling invasion affected him? कलिंग पर जो उसने हमला किया था, इन्वेजन मतलब हमला, उसका असर अशोका पर क्या पड़ा? आदित्य, आप आंसर दे चुके हो, प्लीज लोअर योर हैंड। पवन, आप दे चुके हो। आदित्य राज सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बोलिए, लड़ाई का क्या असर रहा अशोका पर? मैम, द अशोका कलिंगा इन्वेंशन इफेक्ट हिम, अशोका टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड नॉन वायलेंस। अफेक्टेड हिम क्या? आपने वो लाइन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट नहीं करी। वेल ट्राइड, आंसर सही था, पर फर्स्ट पार्ट का सेंस नहीं बन रहा था। Kalinga's invasion and their suffering greatly affected the king Ashok. He turned toward non-violence and Buddhism. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, धर्म एंड धम्म आर, अब देखिए यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट, होमोफोन्स का क्या मतलब होता है कि दो ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, और एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेकर कंप्लीट बना दे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बन जाता है, फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो सबका तो यूएसए बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। नहीं आदित्य, योर आंसर इज रॉन्ग। होमोफोन्स का मतलब वो होता है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन इन दोनों का मतलब भी सेम है। यस शांत, यू आर राइट। धर्म एंड धम्म दोनों सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं, मतलब इनके सिमिलर मतलब है। बी पार्ट देखिए, इन संस्कृत वर्ड धर्म द मीनिंग, द वर्ड मीन्स राइट कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? यस, द ओनली आंसर इज बिहेवियर। ए आंसर नहीं है इसका आंसर है बी, बिहेवियर। लेट मी जस्ट क्विकली शो द आंसर्स। Ashoka, first का देखिए, Ashoka was grandson of Chandragupta Maurya and the son of Bindusar. He was one of the finest king in the world history. Second answer देखिए, the Mauryan Empire was larger than the Mughal Empire and British Empire in India.
It extended to the border of Persia and from Afghanistan to Third, you can listen at least more established, consolidated, and strengthened the Mauryan Empire with the help of his teacher Chanakya. Ashoka, his grandson, was the receiver of it. Fourth, देखिए, Kalinga's invasion and their sufferings greatly affected the king Ashok. He turned towards non-violence and Buddhism. Fifth के A का आंसर है synonyms. Fifth के B का आंसर है behavior. I hope this one is clear with you. नहीं तो फिर आपको कल की क्लास में बताते हैं. Is there any question? Answer third है Chandragupta Maurya established, consolidated and strengthened the Mauryan Empire with the help of his teacher Chanakya. Ashoka, his grandson, was the receiver of it. Is there any query so far on this exercise? Kindly raise your hand. किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, आंसर या कोई point? Raise your hand if you have not clear. I'm already showing Tarun. Yes, Aditya, unmute yourself. बोलिए. मैम इधर मैम इसमें धर्म दिया हुआ है मैम धामा जो मैम वो धर्म का मैम वो मैम दोनों का मीनिंग सेम है क्या? दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों को बोलने पर प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. तो ये होमोफॉर्म्स भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं, पर इनका मतलब एग्जैक्टली सेम है, तो हम आंसर देंगे सिनोनिम्स. होमोफोन भी है तो आप ये लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही आंसर हमको चूज करना है, तो इसका ज्यादा सही आंसर है सिनोनिम्स. एनी अदर डाउट? So I hope this one is clear. Is there any other doubt? No? Then let's quickly go into document sharing. Let's just talk about the next. A4. अब इस देखेंगे हम A5. अब A5 करके लाना है. A5 की कहानी क्या क्या आप लिखें, आप उसमें चेंज कर सकते हैं. ये कहानी एक शेफर्ड. इसमें क्या है, इस A5 एक्सरसाइज में दो सही आंसर्स हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, हर क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा आंसर है उसको अपन को टिक करना है. कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अपन को सही लगते हैं, लेकिन ज्यादा सही जो होता है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो होता है, उसी को हमें लेना चाहिए. तो आइए ये स्टोरी मैं आपको समझा देती हूँ. आपको पढ़ के क्वेश्चन आंसर करके कल लाने हैं, बस टिक करना है कौन सा सही है. एक दिन क्या होता है कि शेफर्ड सुबह सुबह, शेफर्ड है गडरिया और इसकी भेड़ें हैं बहुत सारी. गडरियों का क्या काम होता है कि अपनी अपनी भेड़ों को लेके सुबह सुबह चले जाते हैं पहाड़ों में और वादियों में चारा करने के खाने के लिए, और दिन भर वहीं रहते हैं और शाम को अपनी भेड़ों को इकट्ठा करके वापस घर लाते हैं. तो इन भेड़ों के लिए अक्सर शिकारी के आसपास घूमते रहते हैं. इन भेड़ों को खाने के लिए एक वुल्फ इनके पीछा करता है. आइए देखिए क्या कहानी है. अर्ली एवरी मॉर्निंग अ शेफर्ड took his flock मतलब ग्रुप, भेड़ों का झुंड को फ्लॉक कहा है. फ्लॉक ऑफ शीप आउट इनटू द फील्ड टू ग्रेज. हर सुबह गडरिया अपनी भेड़ों के झुंड को ले जाता है खेतों में या अपने उनके चरने के लिए. He would sit by watching as the sheep lazily chew on fresh grass. वो बैठकर अपनी भेड़ों को देखता रहता है कि कोई उनको तकलीफ तो नहीं है, कोई हमला तो नहीं कर रहा, और भेड़ें चुपचाप अपना घास खाती रहती हैं. After they had eaten, he would round them up and walk back home.
और जब वो लोग खा लेते हैं तो उनको वो सबको इकट्ठा करके वापस घर ले आता है. Sometimes while watching his flock, he would bend in a quiet corner and go off to sleep. कभी कभी क्या होता है कि जब भेड़ें खाना खा रही हैं तो वो एक कोने में जाके सो भी जाता है. One day, the shepherd caught a wolf which had strayed into the field, eyeing his sheep. एक दिन शेफर्ड ने देखा कि एक वुल्फ जंगल से भटकता हुआ इधर आ गया और इसकी भेड़ों को देख रहा है. आइंग मतलब इस पे नजर रख रहा है, खाना चाहता है, वो भेड़ों को शिकार करना चाहता है. However, it was some distance away and it made no effort to come nearer. हालांकि हुआ क्या कि वो वुल्फ शिकार करने के लिए झपटा नहीं किसी भी भेड़ पे, दूर खड़ा हुआ देख रहा था. The shepherd at first stood on guard against the wolf. शुरू में तो गडरिया बहुत हैरान हुआ और उसके सामने आके खड़ा हो गया कि भाई अटैक नहीं करे वो, as against an enemy, and kept a strict watch over its movement. जैसे कि कोई हमला कर रहा हो, दुश्मन हो, और उसके सामने आके वो खड़ा हो गया. But the wolf did not do anything. When the shepherd headed the sheep and headed home with his flock, the wolf quietly followed them at a distance. लेकिन उस भेड़ वुल्फ ने कुछ भी नहीं करा. जब वो शाम हुई, वो सब भेड़ों को समेट के ले गया, वो चुपचाप उनके पीछे थोड़ी दूरी मनाता हुआ चलता गया. मतलब भेड़ झपटा नहीं, भेड़ों का शिकार किया नहीं भेड़िए ने. This continued for a while. The shepherd would find the wolf waiting at the edge of the field every morning, but it would make a slightest effort to seize the sheep and would just watch. So by and by, the shepherd let down his guard a bit. A few days later, he began to actually look forward to wolf's presence. क्या हुआ, ये सब चलता रहा कई दिनों तक. वो रोज सुबह जाता और खेत के कोने पर वुल्फ खड़ा उनको देखता रहता, कुछ नहीं करता, बस देखता रहता. शाम होती है, लोग वापस आ जाते हैं, वो उनका पीछा करता है थोड़ी दूरी से. थोड़े दिनों में सबको आदत हो गई उस वुल्फ की और इसको ऐसा लगने लगा कि ना इसको इंतजार रहता था कि भेड़िया कब आएगा. The wolf, who generally sat on the large piece of rock, looked like a big sheepdog from afar. The shepherds thought that the other wild animals or mischief makers would be scared of the dog's presence and not harm his flock while it was around. अब देखिए, ज्यादातर जो गडरिये होते हैं ये भेड़ों को हाँकने के लिए अपने साथ कुत्ता रखते हैं. ये कुत्ता जैसे खुद खाना खा के सो गया तो कुत्ता ध्यान रखता है उसकी भेड़ों का. कोई इधर उधर भाग जाए तो उसका ध्यान रखता है, कोई हमला करे तो भौंक के इसको उठा देता है. तो इसको ऐसा इसके पास नहीं था कोई गार्ड डॉग. इसको ऐसा लगता था कि ये जो भेड़िया है यही इसका गार्ड डॉग है. दूसरे जानवर अटैक नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे भेड़िया है और ये कोई खाता तो है नहीं भेड़ों को, तो इसको अब ये अच्छा लगने लग गया. Now he began to look upon the wolf as a guardian of his flock. One day in the middle of the grazing his sheep, the shepherd was called back home urgently. Leaving the sheep entirely in the charge of the wolf, he left. ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, वुल्फ कुछ नहीं करता. एक दिन क्या हुआ, उसको दिन में ही जब वो घुमा रहा था अपने वो भेड़ों को, तो उसको कोई बुलाने आया कि घर पे आना है, बहुत जरूरी काम है. तो उसने सोचा कि भेड़िया खाएगा तो है नहीं इनको, तो उसने अपनी भेड़ों को उस भेड़िए के हवाले छोड़ के और घर चला गया काम पर. When he came back, what did he find? That the wolf had eaten most of his flock, with only a few sheep wandering about. Carcasses of the dead sheep lay around everywhere. जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि भेड़िए ने आधी से ज्यादा भेड़ें खा ली थी, बस थोड़ी सी ही भेड़ें बची थी और उनके जो कारकासेस मतलब कंकाल कारकासेस पड़े हुए थे भेड़ों के इधर उधर. The shepherd sat down in shock after witnessing the slaughter. Serves me right, he moaned to himself. After all, I entrusted the welfare of my flock to a wolf. अब गडरिया अफसोस कर रहा है कि अच्छा हुआ मेरे साथ, मैंने ही एक दुष्ट भेड़िए पर विश्वास किया था और अब देखिए कि क्या हाल हुआ है मेरा. किसी दुष्ट आदमी पर विश्वास करने से पछताना ही पड़ता है. आप लोगों को इसके क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं. आई थिंक श्वेता मैम इज हियर. गुड मॉर्निंग मैम. Yes, good morning, ma'am. एंड कैन आई लीव? Yes, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you, class. Thank you, sir. Yes, good morning, everyone.